हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 247 में। जैसा कि आप देख रहे हैं टारगेट जेएसएससी सीजीएल जिसके अंतर्गत हम लोग कंप्यूटर अवेयरनेस का क्लास स्टार्ट किए हैं। इसमें जो जेएसएससी सीजीएल का जो सिलेबस है, जिसमें पेपर 3 में कंप्यूटर का सेक्शन दिया गया है। 20 क्वेश्चंस उससे पूछे जाएंगे। तो हम लोग कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे। जितने भी 20 क्वेश्चन हमसे बनना चाहिए ऐसा हमारा कंटेंट होगा। अगर आपसे 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे बनने चाहिए। तो हमारा जो ये क्लास है ये क्वालिटी के साथ नो कॉम्प्रोमाइज़ होगा, यानी कि जो कंटेंट आपको हम देंगे आप उस पर निर्भर 100% हो सकते हैं। उसके बाद हम एमसीक्यू करवाएंगे जो प्रीवियस ईयर जो डिफरेंट एग्जाम्स में या फिर झारखंड सरकार से भी रिलेटेड हो या फिर ऑल इंडिया में जो भी एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बैंकिंग हो या फिर किसी भी टाइप का एग्जाम्स हो, तो उसमें जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो उसका एमसीक्यू लेकर आएंगे। जब आप यहाँ से थ्योरी सेक्शन कर लेंगे और एमसीक्यू को लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, हमसे हो पाएगा। यहाँ पर हम लोग क्लास को स्टार्ट कर दिए हैं और क्लास में ही आपको याद करवा देंगे, ये गारंटी है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हम लोग कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कंप्यूट शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है कैलकुलेशन। तो पहले जो कंप्यूटर का जनरेशन जैसे जैसे आगे बढ़ते गया तो पहला, दूसरा या फिर उससे पहले जो कंप्यूटर का जो हम लोगों ने एवोल्यूशन देखा, उसमें हम लोगों ने देखा कि कंप्यूटर का काम केवल हम लोग क्या करते थे, उसे कैलकुलेट करना। लेकिन आज जिस जनरेशन में हम लोग बैठे हुए हैं, इसमें क्या लैपटॉप, स्मार्टफोन, पाम टॉप या फिर कंप्यूटर जो हम लोगों के सामने है, क्या इससे हम लोग केवल कैलकुलेट ही कर सकते हैं या फिर मल्टीमीडिया का आ गया है जिसमें कि क्या होता है, एक साथ पैरेलल कंप्यूटिंग, आप एक ही साथ वीएलसी मीडिया प्लेयर चला सकते हैं, एक ही साथ आप इसमें रिकॉर्डिंग ऑन करके रिकॉर्ड कर सकते हैं, एक ही साथ इसमें गाना सुन सकते हैं, एक ही साथ एक ही समय पे आप इंटरनेट चला सकते हैं। तो ये जो है मल्टीमीडिया का ज़माना है जिसमें कि हम लोगों को एंटरटेनमेंट भी कंप्यूटर के साथ होता है। हम लोग वेदर फोरकास्टिंग भी करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च भी करते हैं। जो भी अनपढ़ लोग भी है वो भी कंप्यूटर को आसानी से चला सकता है। इसके लिए उसको किसी स्किल की ज़रूरत नहीं है या फिर कोई प्रोग्रामर होने की ज़रूरत नहीं है या फिर वह कोई साइंटिस्ट हो या कोई मैथमेटिशियन हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वही लोग इसको चला सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे कंप्यूटर जनरेशन और कैसे जनरेशन दर जनरेशन या फिर पीढ़ी दर पीढ़ी इसका विकास हुआ और इसमें कुछ डेवलपमेंट होते गए, एडवांसमेंट होते गया, ये कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो जनरेशन होता है इसका मतलब क्या है। हम लोग जानते हैं कि जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी, और पीढ़ी का, कंप्यूटर की पीढ़ी की अगर बात करें तो हम लोग अपने पीढ़ी से इसको कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे से पहले वाले पीढ़ी के बारे में बात कीजिए, जनरेशन के बारे में बात कीजिए, उनसे पहले वाले जनरेशन को देखिए या फिर उनसे पहले के पहले वाले जनरेशन को आप देखेंगे। हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, अपन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि उन लोगों के लाइफ स्टाइल और अभी का जो लाइफ स्टाइल है, इसमें क्या आपको कुछ अंतर नहीं नजर आ रहा है। पहले लोग जो है मोड ऑफ कम्युनिकेशन कैसा था, लोग को अपनी बात अगर कोई दूर जगह में उसका रिलेटिव्स बैठा हुआ है उस तक पहुंचाने के लिए कितने दिन लग जाते थे। तो वहां पर क्या था कि लोगों को समय बहुत ज़्यादा लग जा रहा था, उसके पास कंफर्ट नहीं था, स्पीड नहीं था, कन्वीनियंस नहीं था। तो जो हम लोग ह्यूमन बीइंग है, ये हमेशा क्या चाहता है कि हमें स्पीड, हमारा लाइफ जो है वो धीरे ना चले, यानी कि स्लो ना हो, हमें कंफर्ट मिलते रहे, हमारा लाइफ कन्वीनियंट हो। ठीक है। तो लोग जो है, जो ह्यूमन बीइंग है, इन तीन चीज़ों को खोजते खोजते क्या करता है, कुछ ऐसा मेथड, ऐसा डिवाइस, ऐसा इक्विपमेंट बना लेता है जिसके सहारे लाइफ स्टाइल जो स्लो लाइफ स्टाइल था उसको बहुत तेज कर सके, हमें कंफर्टेबल लाइफ मिल सके, कन्वीनियंट लाइफ मिल सके। आज आप देख रहे होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है जिसमें कि रोबोटिक्स आ गया है। ठीक है, हम कहीं जाते हैं, अचानक से दरवाज़ा भी खुल जाता है, हम सीढ़ियों के पहले स्टेप पर चढ़ते हैं और केवल खड़े रहते हैं और हमें वहाँ पहुँचा दिया जाता है। तो हम लोग इस तरह के ज़माना में हैं, कंफर्ट कन्वीनियंट खोजते खोजते हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो हमारा पहला जनरेशन था, उस समय कैसा कंप्यूटर था, उसका साइज कैसा होता था, वो उसका स्पीड कैसा था, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कितने लगते थे, वो किस तरह से काम करते थे, वो किस तरह का भाषा समझते थे, उसको कौन कौन से लोग चला पाते थे, कौन कौन से लोग नहीं चला पाते थे। तो ये हम लोग देखेंगे। तो जनरेशन को समझने से पहले पहले हमको देखना होगा कि वैक्यूम ट्यूब क्या होता है। देखिए, कोई भी चीज़ को पढ़ने से पहले
आपको उसका जो जितने भी जो हथियार है, कहीं पर आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं, तो आपको जो हथियार है, वो आपके पास होने चाहिए कि कौन समय में कौन-सा हथियार और उसका नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि आप अगर बॉर्डर पर आपको बिना ट्रेनिंग के पहुँचा दिया जाए, आपको कैसे वेपन्स को चलाना है नहीं आता है, तो वेपन्स रहते हुए भी आप वहाँ पर मतलब आपको वहाँ पर क्या होगा, वीर गति की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसे कह सकते हैं। तो उसी तरह से जब जनरेशन या कंप्यूटर के जनरेशन को पढ़ने जा रहे हैं, तो कुछ चीज़ों की जानकारी हमें होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वैक्यूम ट्यूब क्या होता है? इसे कहते हैं हिंदी में निर्वात नली, वैक्यूम ट्यूब। तो देखिए वैक्यूम ट्यूब एक ऐसा डिवाइस है, जो कि पहली जनरेशन यानी कि जो जब से कंप्यूटर का इवोल्यूशन शुरू हुआ, लोग बैठे-बैठे जब उसको लगने लगा अरे! हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, बहुत देर लग जा रहा है, ठीक है? अब ऐसा नहीं होगा। दिमाग हो गया सबका खराब। कैलकुलेट बड़ा-बड़ा नंबर का कैसे करेंगे या फिर कोई साइंटिफिक रिसर्च में जब मैथ-वैथ को यूज़ करना होता था, लैम्ब्डा जो होता है आप लोग सोचते होंगे कि इन लैम्ब्डा का, टेन थीटा ये सब का ज़रूरत कहाँ पड़ता है? तो वहाँ पर जो साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन बैठे थे, तो आप जैसे अभी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन देख पाते हैं, अपना जीपीएस देख पाते हैं, तो उस टाइम पर जो लोगों को मैथ में दिक्कत आने लगा, कैलकुलेशन में दिक्कत आने लगा, मैनुअली करते-करते या फिर जो मशीन्स बना रहा है उससे, तो लोगों का हो गया दिमाग खराब। वो लैब में बैठे-बैठे सोचने लगा कि कैसे हम जो एक कंप्यूटर या कोई ऐसा डिवाइस बना दें, जिससे हम लोग कैलकुलेट बड़े-बड़े संख्या को कैलकुलेट, मैथ को आसान कर सकें। तो जब वो डिवाइस बनाया तो उसमें इक्विपमेंट्स लगेंगे और वो इक्विपमेंट जो था इलेक्ट्रॉनिक के एरा में आ गया था, ठीक है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिक करंट उसको सिग्नल चाहिए, उसके इक्विपमेंट्स को चलाने के लिए इलेक्ट्रिक सिग्नल्स चाहिए, ठीक है? अब वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आसानी से उसके पास कंप्यूटर के इक्विपमेंट्स के पास चले जाए, उसके लिए क्या किया कि वैसा कोई एक डिवाइस खोजा। तो सबसे पहले जो डिवाइस खोजा था, वो था वैक्यूम ट्यूब, निर्वात नली। हम लोग इसके बारे में नहीं जानना चाहते हैं या फिर हम लोगों को ज़रूरत नहीं है कि वैक्यूम ट्यूब काम कैसे करता है। इसमें कैथोड, एनोड होता है। कैसे एनोड से कैथोड में इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफ़र होता है, फिर वो क्या करता है सर्किट्री के पास पहुँचा देता है, जिसको पहुँचाना होता है इलेक्ट्रिसिटी उसको दे देता है आसानी से। तो हमको किस तरह से वो करता है ये नहीं जानना है, आपको केवल ये जानना है कि वैक्यूम ट्यूब का काम होता था इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित करना, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी को पास करना, एक जगह से इनपुट से आउटपुट में, ठीक है? तो देखिए कंप्यूटर में लगे विभिन्न उपकरणों को विद्युत प्रवाह करने का काम वैक्यूम ट्यूब करती थी। यूज्ड टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। अब देखिए वहाँ पर तो आ गया, ठीक है? जैसे कि लोगों का पेट कभी नहीं भरता है। जैसे अभी आपके पास जॉब नहीं है, जॉब हो जाएगा, पैसा आने लगेगा, आपको लगेगा घर बना लें। घर बना लेंगे तो आपको लगेगा ऐसे-ऐसे फर्नीचर ले लें। फर्नीचर ले लेंगे, आपको लगेगा गाड़ी ले लें। गाड़ी ले लेंगे, आपको लगेगा कोई और इससे भी अच्छा वर्ज़न का गाड़ी ले लें। मोबाइल है आपके पास जिस वर्ज़न का, आप जब ले लेते हैं उस वर्ज़न का मोबाइल को, तो लगता है इससे भी अच्छे अपडेटेड मॉडल को हम खरीद लें। फिर जब वो ले लेते हैं, उससे मन भर जाता है, उससे अपडेटेड लेने का कोशिश करते हैं। तो वही काम होते-होते डेवलपमेंट होता है और जनरेशन चेंज हो जाता है। वैक्यूम ट्यूब वही काम करता था कि जो कंप्यूटर उस समय जो होता था, जो फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर होता था, प्रथम पीढ़ी का, उसमें इलेक्ट्रिसिटी को जो इक्विपमेंट्स होता था, हम लोगों ने देखा था ENIAC, EDVAC, UNIVAC, तो वो सब जो कंप्यूटर बड़े-बड़े कंप्यूटर होते थे, साइज़ बहुत बड़ा-बड़ा होता था। एक-एक कमरा जैसा, बड़ा-बड़ा कमरा जैसा साइज़ होता था, लेकिन उसमें स्टोरेज हम कुछ नहीं कर सकते थे। जैसे कि बड़ा पैकेट और काम फुस्सी, ठीक है? वैसा वाला। तो कंप्यूटर का जो इक्विपमेंट्स होता था, उसको इलेक्ट्रिसिटी वैक्यूम ट्यूब के थ्रू वहाँ पर प्रवाहित कराया जाता था। ये जो वैक्यूम ट्यूब्स होता था, आकार में बहुत बड़े होते थे, बड़े-बड़े होते थे। जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये कैसे इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहा है, प्रवाहित कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, यहाँ से ले रहा है एनोड से कैथोड में, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को दे रहा है, सर्किट्री को दे रहा है, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्री तक पहुँचा रहा है। ये क्या होता था, जब हमको सर्किट्री को अलग-अलग सर्किट्री इक्विपमेंट्स को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में वैक्यूम ट्यूब वहाँ पर लगाने होते थे। चूँकि खुद वैक्यूम ट्यूब बहुत इसका साइज़ बड़ा है, तो जब इसको यूज़ करके हम कोई मशीन बनाएँगे तो उसका भी साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता था, ग्लास ट्यूब लगा रहता था, इसमें मेटल के रॉड होते थे, तो ये सब क्या होता था, जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती थी, तो वह बहुत जल्दी क्या होता था, हीट हो जाता था। अब हीट हो जाएगा, कोई भी चीज़ अगर अगर आपका मोबाइल अभी बहुत ज़्यादा जल्दी-जल्दी गर्म होता है, तो आप क्या कहते हैं, ये सही से काम नहीं कर रहा है या फिर इसका जो फंक्शन है वो डिले होने लगता है। तो वो तुरंत क्या होता था, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास होता था, वो जल्दी क्या होता था, गर्म हो जाता था। अब वो इतना बड़ा मशीन है और गर्म हो जाएगा, तो उसको कूल करने के लिए उसके पास ऐसी वातानुकूलित व्यवस्था चाहिए, ठंडा वातावरण चाहिए।
तो ये सब जो लगता था, तो उससे क्या होता था कि मेरा जो अरेंजमेंट था वहाँ का सिस्टम बहुत कॉस्टली हो जाता था, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कि उसको क्या चाहिए, कोल्ड इन्वायरमेंट, उसको जहाँ पर वैक्यूम ट्यूब लगता था उसको कोल्ड इन्वायरमेंट चाहिए। उसके बाद जो ये वैक्यूम ट्यूब है ये विद्युत को प्रवाह कर रहा है यानी कि वोल्टेज को, तो ये किस किस मतलब बेसिस पर काम करता था, बाइनरी सिस्टम पर। 0 1 0 1 डिजिटल कंप्यूटर जिसको बोलते हैं। 0 1 0 1 0 1 मतलब जीरो का मतलब ऑफ, ऑन का मतलब वन का मतलब ऑन। तो ये क्या करेगा, जब वन है तो ऑन है, जीरो है तो ऑफ है। इस लैंग्वेज पर ये काम करता था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये साइज में बड़े होते थे, बहुत जल्दी गर्म हो जाता था। गर्म होता था तो इसको ठंडा करने के लिए एक ठंडा वातावरण का ज़रूरत पड़ता था, विद्युत का प्रवाह करता था। तो इसके द्वारा जो मशीन बनाए जाएंगे वो बहुत बड़ा साइज का होगा, जल्दी गर्म हो जाएगा, काम भी सही से नहीं हो पाएगा। तो लोगों को, जो उस टाइम के लोग थे, उसको लगा अरे इससे काम नहीं हो रहा है, कैलकुलेट तो हो जा रहा है लेकिन इसमें स्लो भी है, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी जैसे दीजिए गर्म हो जाएगा तुरंत, तो काम भी तो स्लो स्लो करेगा, ठीक है। तो ये है, स्लो भी था। तो लोगों को लगने लगा, जो उस टाइम पर लोग थे जो लैब में बैठे रहते थे, उसको लगा ना ऐसे काम नहीं चलेगा। बैठे 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 वो सोचते रहे। और कुछ एक दिन ऐसा हुआ कि कौन कौन, तो बार्डिन साहब, सॉकले साहब और ब्रैटन साहब ने बैठे बैठे कुछ ऐसा सोच लिया कि एक ट्रांजिस्टर बना दिया, ठीक है। कि चलो हम लोग एक ऐसा डिवाइस बना देते हैं, बैठे बैठे दिमाग का कीड़ा जगा और वो क्या किया, चलो हम एक ऐसा डिवाइस बना देते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रवाहित करे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को भी, सर्किटरी को दे आसानी से और कम इलेक्ट्रिसिटी दे। जैसे कि उसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत पड़ता था वैक्यूम ट्यूब में, हमको इसमें कम अमाउंट देना पड़े। उसके बाद इसका साइज भी थोड़ा छोटा हो। तो 1948 ईस्वी में, 1948 ईस्वी की ये बात है, एटी एंड बेल लेबोरेटरी न्यू जर्सी में बैठे बैठे तीन साइंटिस्ट, जॉन बार्डिन, विलियम सॉकले और वॉल्टर ब्रैटेन ने, ठीक है, एक ऐसा चीज का बना दिया जिससे कि वो क्या किया, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब ये सोचा कि अरे एक ऐसा चीज हम बना दिए जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रवाहित करता है, और ये क्या करता है, ये जो ट्रांजिस्टर बनाया इसको सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाया। सेमीकंडक्टर मतलब ना वो कंडक्टर है और ना इंसुलेटर है, उसके बीच का। तो इसको इलेक्ट्रिसिटी भी कम चाहिए, तो इलेक्ट्रिसिटी कम चाहिए तो हीट भी ये कम होगा, है ना। उसका साइज भी छोटा था। तो आप अगर कभी ट्रांजिस्टर के बारे में, ये ट्रांजिस्टर है, इसके तीन टांग होते हैं, तीन लेग होता है, ठीक है। एमिटर, कलेक्टर और बेस होता है। एमिटर, कलेक्टर, बेस और एमिटर। तो ये जो आपको अगर इसके इसके वर्किंग फंक्शन के बारे में जानना है तो आपको मेरा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास देखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको वर्किंग फेनोमेनन, इसका वर्किंग प्रिंसिपल नहीं जानना है, आपको बस इतना जानना है कि ये जो ट्रांजिस्टर है ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरे जगह यानी कि सर्किटरी में कम इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि सेमीकंडक्टर मैंने पहले ही बताया, इसको कम इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। ना ये पूरी तरह से कंडक्टर है ना इंसुलेटर है, तो बीच बीच वाले इलेक्ट्रिसिटी के, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं, ठीक है। तो ये उसको दे देता है इलेक्ट्रिसिटी, तो साइज भी कम हो गया, हीट भी जल्दी नहीं हो रहा है। साइज छोटा, हीट जल्दी नहीं हो रहा है, कॉस्टली भी कम पड़ रहा है, ठीक है। तो ये जॉन बार्डेन, विलियम सॉकले और वाल्टर ब्रैटन ने इसको बना डाला। कहाँ पर, 1948 में एटी एंड बेल लेबोरेटरी में न्यू जर्सी में इसको बना दिया। तो इसका भी काम क्या था, इसका जो ट्रांजिस्टर का काम क्या था, विद्युत का प्रवाह। ये सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें इस जो उसके कंप्यूटर के सर्किटरी को रन कराने के लिए, ठीक है, उसको आसानी से चलाने के लिए विद्युत देता था। किसको, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर को, ठीक है। और इसका जो क्रिएटर था वो हमने देख लिया। और इन लोगों को, इन तीन साइंटिस्ट को, जिसका दिमाग खुरापात चला और कहा कि ना अब नहीं होगा, हमको कुछ अच्छा ज़िंदगी जीना है, कन्वीनियंट, स्पीड और कंफर्ट वाला ज़िंदगी जीना है, तो हमको वैक्यूम ट्यूब से काम नहीं चलेगा। तो उसके लिए 1956 में इन तीनों महानुभावों को नोबेल प्राइज से नवाजा गया था, ठीक है। और ये पहले ही मैंने बताया कि ये जो ट्रांजिस्टर है इसको सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाया जाता है। इसके पहले जो वैक्यूम ट्यूब था इसके क्रिएटर ली डे फॉरेस्ट, जो कि एक अमेरिकन थे, 1906 ईस्वी में उसको बनाया था। और उन जो जिसका वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था जिन कंप्यूटर्स में, एनियक, एडवैक और कुछ कुछ था। तो आपको मैंने जब इसका एवोल्यूशन पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने इसके बारे में बताया था। अब देखिए, जब ट्रांजिस्टर, अब क्या हुआ कि लोगों को लगने लगा कि अब तो ठीक है, सब कुछ मेरा बढ़िया है। लेकिन क्या होता है, मैंने पहले ही बताया कि जब आपको कोई मोबाइल लेना है, जब आपने ले लिया तो उससे नया प्रो वर्जन का आप चाहते हैं कि नहीं, इससे भी ज़्यादा स्पीड चाहिए, इससे भी ज़्यादा स्टोरेज चाहिए, इससे भी ज़्यादा फंक्शन चाहिए।
तो लोगों को लगने लगा अरे ट्रांजिस्टर तो मतलब एक ट्रांजिस्टर है इस तरह का, ठीक है। अब ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी देना है ज़्यादा पार्ट्स को, तो ज़्यादा ट्रांजिस्टर लगाना होगा, अलग-अलग ट्रांजिस्टर लगाना होगा, अलग-अलग ट्रांजिस्टर लगाना होगा। तो उस समय के लिए तो वो सही था, लेकिन जब इससे काम करने लगा तो इससे बोरियत फ़ील होने लगा लोगों को कि जब बहुत ज़्यादा सर्किटरी, बहुत बड़ा सर्किटरी को बहुत ज़्यादा काम करवाना है, फंक्शन करवाना है, ठीक है? तो ये ट्रांजिस्टर से काम नहीं चलने लगा। तो वो लोग सोचा कि अब इससे काम नहीं हो रहा है, इसको भी अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए तो साइज़ अभी भी बड़ा हो जा रहा है, ठीक? ट्रांजिस्टर में भी साइज बड़ा हो जा रहा है। तो वो लोग सोचा अब क्या किया जाए? धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अब क्या चाहिए? स्पीड चाहिए, कम्फर्ट चाहिए, कन्वीनियंस चाहिए। तो वो क्या किया? धीरे-धीरे एक इंटीग्रेटेड एक बनाया ऐसा चिप, एक ऐसा सर्किट बनाया, ठीक है? जिसमें कि बहुत सारे ट्रांजिस्टर को एक साथ उसमें क्या किया जाए? छिपा दिया जाए, मतलब उसमें घुसा दिया जाए, एक साथ उसको क्या किया जाए? इंटीग्रेटेड सर्किट में लगा दिया जाए। तो क्या आया? इंटीग्रेटेड सर्किट आया। और इसको चिप भी कहते हैं। चिप क्यों कहते हैं? क्योंकि आलू के चिप्स का आकार, ये हम बाद में करेंगे इसका बात। तो 1960 ईस्वी में जॉन किल्बी और रॉबर्ट नोई साहब थे। ये 1960 में क्या किया? बैठे-बैठे बोला ट्रांजिस्टर से अब माथा खराब हो गया है, अब हम करेंगे एक ऐसा कुछ डिवाइस या एक ऐसा इक्विपमेंट बनाएँगे, ठीक है? डिवाइस बनाएँगे जिसमें इन सारे ट्रांजिस्टर को एक साथ लगा भी देंगे और उसका साइज़ भी छोटा हो जाएगा, और एक साथ ये ट्रांजिस्टर इसमें 100, 150, 200 ट्रांजिस्टर को एक साथ हम, ये जो आपको दिख रहा है ये आईसी है, एक साथ ये अलग-अलग ये जितने भी है ट्रांजिस्टर है, तो अलग-अलग एक साथ हम क्या कर सकें 100, 150, 200 ट्रांजिस्टर को इसमें फ़ीड करवा सकें। और फिर जब वो बहुत साइज़ भी छोटा हो गया और इसका भी काम इलेक्ट्रिसिटी को एक लेग से दूसरे लेग तक पहुँचा देता है। तो बहुत सारे डिवाइस को ये छोटे से साइज़ में क्या करता था? इलेक्ट्रिसिटी दे देता था। आप यहाँ पर देखिए, ये इंटीग्रेटेड सर्किट है और इसमें क्या होता था? इस तरह से सर्किटरी बना हुआ है सबके साथ, और ये मेटल से लगे होते हैं, वो गोल्ड प्लेटेड होता है, वो आगे बात करेंगे हम लोग। क्या होता है? ये सबसे लगा होता है और सबके पास ये इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पहुँचा रहा है। अब ये क्या करेगा? जल्दी-जल्दी इलेक्ट्रिसिटी को भी पहुँचा देगा। साइज़ भी कम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी भी कम लग रहा है, छोटा हो गया, तो कंफर्टेबल हो जाएगा काम करना, ठीक है? तो इस तरह से थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी का यूज़ होने लगा था। 1960 में इन्होंने इसका आविष्कार कर दिया। यह भी सेमीकंडक्टर मटेरियल से, सिलिकॉन जर्मेनियम से बनने लगा। अब जब क्या हुआ कि अब फिर ये आईसी पर काम होने लगा, आईसी चलने लगा, लोगों को फिर इससे भी मन भर गया। तो कुछ लोगों ने मिलकर क्या किया? माइक्रो प्रोसेसर चिप बना दिया, माइक्रो प्रोसेसर चिप। अब वो जो माइक्रो प्रोसेसर चिप होता है ना, उसमें एक माइक्रो प्रोसेसर पर लाखों करोड़ों आईसी को हम लोग फीड करवा सकते हैं। सोचिए, तो साइज छोटा, काम बड़ा, स्पीड ज़्यादा, सब कुछ हमारे हिसाब से होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो माइक्रो प्रोसेसर जो एक तरह से सीपीयू है, जैसे कि अभी आप लोग देखते होंगे क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, हेलियो कोर, तो अलग-अलग है ना, डेका कोर, तो अलग-अलग टाइप का एक माइक्रो प्रोसेसर पे 10 प्रोसेसर, सीपीयू, है ना? तो वो किस तरह से बहुत स्पीड से काम करेगा। हमको चाहिए स्पीड, कम्फर्ट, कन्वीनियंस, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। बैठे-बैठे 1971 में जो है क्या किया? माइक्रो प्रोसेसर चिप का आविष्कार हो गया। इसके आविष्कारक थे एम ही हॉप, और माइक्रो प्रोसेसर चिप के बाद जो है पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था, ठीक है? और फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर चिप किसने बनाया था? इंटेल ने बनाया था। इंटेल ने बनाया था फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर चिप, इंटेल 4004, ठीक है? ये 1970-71 की बात है, कहीं पर आप 70 देखेंगे, कहीं पर आप 71 देखेंगे। और ये जो माइक्रो प्रोसेसर चिप आया ना दोस्तों, उसके बाद ही हमने पहले ही बताया कि पर्सनल कंप्यूटर या फिर माइक्रो कंप्यूटर, जिसे माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है, हम लोग इसके बारे में भी आगे बात करेंगे, उसका निर्माण संभव हो पाया। इंटेल 4004, तो उस समय इंटेल एक कंपनी थी जो प्रोसेसर बनाती थी, लेकिन अभी बहुत सारे कंपनी ऐसे हो गए हैं। अब देखिए आगे, ये आप देख रहे होंगे जो माइक्रो प्रोसेसर है, इसमें एक साथ बहुत सारे आईसी, लाखों करोड़ों आईसी को एक साथ हम क्या कर सकते हैं? फीड करवा सकते हैं, और ये अकेले क्या करेगा? पूरे सर्किटरी को इलेक्ट्रिसिटी, है ना? इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिसिटी, कम इलेक्ट्रिसिटी, साइज़ भी कम, जल्दी-जल्दी हीट भी नहीं होगा, है ना? और एकदम कॉम्पैक्ट साइज़, पोर्टेबल साइज़ में हम लोग अपने हाथ में जो स्मार्टफ़ोन लिए हैं, जिस पर अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, लैपटॉप, ठीक है? जो मिनी कंप्यूटर होता है, पर्सनल कंप्यूटर होता है, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, सब कुछ हम लोगों के पास आ गया। तो ये कुछ डिवाइसेज़ थे जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया। अब हम लोग देखेंगे कि जो कंप्यूटर का क्लासिफ़िकेशन।
कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन 4 तरीके से होता है। एक तो उसमें किस तरह का हार्डवेयर यूज़ हो रहा है, अगर उसके हिसाब से देखें तो हार्डवेयर के जो उसमें यूज़ हो रहा है, जैसे कि वैक्यूम ट्यूब हुआ फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ, थर्ड जनरेशन में आईसी का यूज़ हुआ, फोर्थ जनरेशन के बाद से माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हुआ है और उसके बाद एलएसआई, एमएसआई, वीएलएसआई, यूएलएसआई से आगे फिफ्थ जनरेशन से अभी तक हम लोग के पास वही चल रहा है। ठीक है, तो हार्डवेयर के अनुसार। उसके बाद किस तरह का वर्किंग प्रिंसिपल है, उसके अनुसार जो है कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर है, हाइब्रिड कंप्यूटर है, इस तरह से है। और उसके बाद साइज और वर्किंग के आधार पर हम लोग कंप्यूटर को बांटते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। सबको हम अच्छे से देखने वाले हैं और उसके बाद एमसीक्यू लगाएंगे तो आसानी से आपको समझ में आएगा। और पर्पज के हिसाब से, यानी कि मेरा पर्पज किस तरह का है, उसके हिसाब से कंप्यूटर को दो तरह का कंप्यूटर है। जनरल पर्पज कंप्यूटर जो हमारे पास है, जैसे अभी हम जो लैपटॉप यूज कर रहे हैं, यह जनरल पर्पज कंप्यूटर है, जनरल पर्पजली मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन स्पेसिफिक पर्पज, जैसे कि कोई बैंक में बहुत ज़्यादा उसको डेटा क्या करना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है, कहीं पर ये वेदर फोरकास्ट करना है उसके लिए, तो उस तरह का कोई स्पेसिफिक पर्पज के लिए जो कंप्यूटर आता है उसे स्पेसिफिक पर्पज कंप्यूटर कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। तो कहीं पर आपको जो फर्स्ट जनरेशन का जो ईयर दिखा रहेगा, वो कहीं पर आपको 1940 से 55 तक दिखेगा। ठीक है, 1940 से 55, तो कहीं पर 42 से 55, तो कहीं पर 44 से 55। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 40 रहे तो 40, 42 रहे तो 42, 44 रहे तो 44 मार के आगे बढ़ जाना है। तो फर्स्ट जनरेशन का स्टार्ट हो गया। तो हमने पहले भी देखा था कि ENIAC, EDVAC और यूनिवैक, मार्क वन, ये सब जो कंप्यूटर था, ये जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था ना दोस्तों, कंप्यूटर कम और कमरा ज़्यादा लगता था, बहुत बड़ा साइज था। अब इतना बड़ा साइज के कंप्यूटर को चलाने के लिए जिस लैब में इसको बनाया जाता था, वहाँ के जो टेक्नीशियन होते थे या साइंटिस्ट होते थे या मैथमेटिशियन होते थे, वही चला पाते थे। अब आम लोग कैसे उसको चलाएगा, उसका मजा कैसे लेगा, तो हम लोग इसका बात करते हैं आगे। इसमें फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर में विद्युत, उसके सर्किटरी को विद्युत का प्रवाह यानी कि इलेक्ट्रिसिटी उसको कौन देता था, वैक्यूम ट्यूब देता था, आप जानते हैं। मशीन लैंग्वेज पर यह काम करता था। 01 जो है एक मशीन लैंग्वेज है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो स्टोरेज, देखिए अगर उस समय के कंप्यूटर के बारे में बात करें तो वहाँ पर लोग स्टोरेज पर ध्यान कम ही दे पाते थे। ठीक है, कम ही दे पाते थे क्योंकि स्टोरेज के बारे में कम और कैलकुलेशंस, कुछ वर्क टास्क को परफॉर्म कराना, उसको ज़्यादा ध्यान देते थे। तो वहाँ पर ध्यान क्या देते थे, वैसा ही हो रहा था। जैसे जैसे पीढ़ी बढ़ेगा तो एडवांसमेंट होगा। तो जो स्टोरेज के लिए या फिर डेटा को स्टोर करने के लिए जो वहाँ पर डिवाइस का यूज होता था या फिर जिस चीज़ का यूज होता था उसका नाम था पंच कार्ड। क्या था नाम, पंच कार्ड या फिर मैग्नेटिक टेप। आप सीडी कैसेट देखें, सॉरी, आप जब स्टूडियो टाइप का डेक बजाते थे तो उसमें जो कैसेट आता था इसमें, तो उसमें कुछ रील्स होते थे। ठीक है, तो उस टाइप का टेप में क्या करता था, इसमें स्टोरेज या कुछ डेटा को या सॉफ्टवेयर को क्या करता था, स्टोरेज करने के लिए पंच कार्ड या मैग्नेटिक टेप का यूज होता था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। अगर मेमोरी की बात करें तो इसकी मेमोरी बहुत कम, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि यहाँ पर मेमोरी या स्टोरेज पर ध्यान नहीं दिया जाता था। ध्यान क्या हो ही नहीं सकता था। तो 1 KB तक का जो मेमोरी या फिर स्टोरेज वहाँ पर हम लोग कर सकते थे, बहुत कम था। अभी आप देखते हैं 1 TB, 1 GB, उससे भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा हार्ड डिस्क में हम लोग स्पेस है। ठीक है, तो साइज छोटा हो गया, काम बड़ा। उस समय कमरा के आकार का बहुत बड़ा बड़ा कंप्यूटर होता था, 15 मीटर, 20 मीटर, 40 मीटर तक का कंप्यूटर होता था। और आप कंप्यूटर को देखकर कंप्यूटर नहीं कहेंगे, है ना, आपको वो भी एक क्लास देंगे जिसमें कि सबको दिखाएंगे अच्छे से एनिमेशन के थ्रू। आप यहाँ पर केवल समझिए। अगर स्पीड की बात करें तो मैंने पहले ही बताया कि अभी का जो ह्यूमन बीइंग है या फिर जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग है, वो स्पीड के लिए मरता है ना, चाहिए उसको स्लो, कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, बहुत जल्दी जल्दी चाहिए। तो उस समय जो कंप्यूटर था, स्पीड उसका अगर देखें, गति कि किस बेसिस पे वो काम करता था, तो उसमें जो परफॉर्मेंस करने में, जो टास्क परफॉर्म करने में टाइम लेता था, लगभग मिली सेकेंड में था। ठीक है, किसमें मापते थे, मिली सेकेंड में, सेकेंड का 1000वां भाग। तो उस समय तो ये बहुत फास्ट था, लेकिन अभी के समय से ये बहुत कम है। ठीक है, मिली सेकेंड में था। और इस समय का जो कंप्यूटर था, इसमें केवल हम वैज्ञानिक या फिर सैन्य कार्यों में, ये सैनिक कार्यों में उसका उपयोग कर पाते थे, यानी कि कमर्शियल यूज के लिए, आम लोगों के यूज के लिए इसको यूज नहीं किया जाता था। मेनली यूज्ड इन साइंटिफिक एंड मिलिट्री वर्क। ठीक है, मेनली यूज्ड इन साइंटिफिक एंड मिलिट्री वर्क। और इस समय का जो कंप्यूटर होता था, इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज होता था। ठीक है, और आकार में इसका साइज जो होता था बहुत बड़ा होता था। और इसमें इसमें जो एनर्जी बहुत ज़्यादा खत्म होता था। ठीक है, इसका स्टोरेज भी बहुत कम था।
ठीक है? और इसका स्पीड भी बहुत कम था, तो एरर होने की भी संभावना ज़्यादा थी। अब इलेक्ट्रिसिटी ह्यूज अमाउंट में चाहिए, तो खर्चीला भी था, तो लोगों का इससे दिमाग खराब हो गया। लेकिन उस समय जो कंप्यूटर बना था ENIAC, यूनिवैक, मार्क 1, इडवैक, ये सब कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं। अगर आपको इसके बारे में देखना है तो हमारा पहला क्लास आपको देखना होगा। 1952 ईस्वी में डॉक्टर ग्रेस हॉपर एक नाम के एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन जो भी कहिए, वो उन्होंने असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार किया और उससे क्या हुआ कि थोड़ा-सा जो प्रोग्राम लिखने में, जो प्रोग्राम मैंने पहले ही बताया क्या होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कंप्यूटर में फीड किया जाता है और उसके हिसाब से कंप्यूटर काम करता है। तो प्रोग्राम लिखने में क्या हुआ, थोड़ा आसानी हुआ जब ग्रेस हॉपर ने असेंबली लैंग्वेज की का आविष्कार किया। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या है सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर, तो सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर का टाइम कब से कब तक है, तो 55 से 64, कहीं आपको 56 से 64 दिखेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो दूसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर था, इसमें किस तरह का जो हार्डवेयर यूज होता था, ट्रांजिस्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर। इसका काम क्या है, ये भी इसका काम मैंने पहले ही बता दिया, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कराना। इस समय का जो कंप्यूटर था, इसमें हाई लेवल असेंबली, क्योंकि मैंने पहले ही बताया 1952 में ही ग्रेस हॉपर के द्वारा असेंबली लैंग्वेज का शुरुआत हो चुका था। असेंबली लैंग्वेज क्या है, ये जो लैंग्वेज है, कुछ कोड, कुछ निमोनिक्स में इसको लिखा जाता था और उसके बाद असेंबली लैंग्वेज को एक असेंबलर होता है, ट्रांसलेटर होता है, उसके द्वारा उसे मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफर करके, कन्वर्ट करके वो फीड कराया जाता था कंप्यूटर को। तो असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम करना थोड़ा आसान होता था, ठीक है। हमने पंच कार्ड के बारे में पहले ही बात कर लिया है। तो इसका जो स्टोरेज होता है, वो क्या होता था, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क में। हमने पहले ही मैग्नेटिक टेप के बारे में बात किया, तो यहाँ भी क्या है, स्टोरेज, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क। लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से ये क्या हुआ, थोड़ा-सा स्पीड इसका ज़्यादा हो गया, क्योंकि इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ होने लगा और जो वैक्यूम ट्यूब की तुलना में अगर उससे कंपैरिज़न करें, तो इसका साइज़ भी कम था। साइज़ कम था, हल्का था, छोटा था और इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग भी इसमें कम हो रहा था, ठीक है? जिसके कारण इसमें जो प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में लिखने में थोड़ा आसानी होने लगा, ठीक है? स्टोरेज थोड़ा-सा ज़्यादा इसमें हो गया, ठीक है? स्टोरेज थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया और इन सब के कारण इसका स्पीड भी क्या था, माइक्रोसेकंड में। आपको इन सब बातों को याद रखना है। माइक्रोसेकंड में हमारा स्पीड आने लगा। उसके बाद देखिए, जो इस जनरेशन का जो कंप्यूटर था, वो लोगों के लिए भी उपयोग में आने लगा। जैसे कि व्यवसाय तथा उद्योग में भी इसका यूज़ होना शुरू हो गया, बिज़नेस में। देखिए, अब क्या था कि जो पहला जनरेशन का कंप्यूटर था, उसको केवल साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन या फिर लैब में ही यूज़ किया जा सकता था, ठीक है? जिसको बहुत ज़्यादा स्किल है, 0-1 प्रोग्राम जो जानेगा, वही ना करेगा। अब क्या है, असेंबली लैंग्वेज में होने लगा, तो उसका थोड़ा-सा आसान हुआ, तो बिज़नेस वगैरह में, इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ होना शुरू हो गया, सेकंड जनरेशन का, जिसमें हम लोगों ने आपको पहले ही बताया था जब इसका हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम का शुरुआत हुआ, वह बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो इस सेकंड जनरेशन का ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कंप्यूटर को बैच बना अलग-अलग बैच बनाकर क्या करता है, इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है, तो वो क्या करेगा, उसी बैच पर काम करेगा। जब तक ये इस बैच का काम पूरा नहीं करता, अगला बैच में वो क्या करता है, इंटरप्ट नहीं करेगा, कोई आदमी भी उसको इंटरप्ट नहीं कर सकता है, ठीक है? ये जब तक उसको काम पूरा नहीं कर देता, कंप्यूटर दूसरे काम पर जाएगा ही नहीं। लेकिन अभी क्या है, हम लोग एक ही टाइम पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, एक ही टाइम पर इंटरनेट चला सकते हैं, कहीं भी, कभी भी जा सकते हैं। तो इस तरह का उस समय था। लेकिन वहाँ पर जो भाषा का यूज़ होने लगा, डेटा तथा क्या बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर को, प्रोग्राम को लिखने में जो भाषा का यूज़ होता था, वो उस समय सेकंड जनरेशन में आपको याद रखना है, कोबोल और फोर्ट्रान। देखिए, कोबोल जो होता है, आपको बस इसका फुल फॉर्म याद रखना है, कॉमन बिज़नेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और फोर्ट्रान, फॉर्मूला ट्रांजैक्शन। आपको इसके ये लिखने नहीं बोल देगा कि कोबोल में आप प्रोग्रामिंग कीजिए, ऐसा नहीं बोलेगा। जैसे यह एक तरह का कंप्यूटर का भाषा है। जैसे-जैसे एडवांसमेंट हुआ, कंप्यूटर को अलग-अलग भाषा, आसान भाषा में, ताकि लोगों को वो अवेलेबल कराया जा सके आसानी से, तो अलग-अलग साइंटिस्ट जो था, वो आसान भाषा कंप्यूटर में फ़ीड कराने के लिए काम कर रहे थे। तो यहाँ पर जो भाषा का आविष्कार हुआ, वो कोबोल है, कॉमन बिज़नेस ओरिएंटेड। नाम से ही पता चल रहा है कि अब इस भाषा में प्रोग्राम किया जाएगा, तो बिज़नेस यानी कि कमर्शियल यूज़ के लिए कंप्यूटर को मार्केट में उतारा जा सकता है। उसके बाद फोर्ट्रान जो था, वो फ़ॉर्मूला ट्रांज़ैक्शन भाषा है, जिसको केवल वैज्ञानिक और गणितज्ञ ही समझ पा रहे थे। उस समय जो कंप्यूटर जो आया था, उसको कह सकते हैं IBM 1401। जब हम लोग दोस्तों करेंगे MCQ, तो वहाँ पर अच्छे से सबको क्लियर कर लेंगे। अब देखिए, जो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है, उसके बारे में। थर्ड जनरेशन का टाइमिंग कब से कब तक होगा?
तो 64 से 75 तक, थर्ड जनरेशन का टाइमिंग कब से कब तक? 64 से 75 तक। आपको ये टाइमिंग याद रखना है, ठीक है? आपको टाइमिंग याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या था, आईसी का यूज़ होने लगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट पर, एक इंटीग्रेटेड सर्किट पर क्या होता था, हज़ारों, लाखों ट्रांजिस्टर को हम लोग फ़ीड करवा सकते थे। यहाँ पर जो है किस टाइप का टेक्नोलॉजी आया, एसएसआई और एमएसआई। आपको ये याद रखना है। एसएसआई का मतलब स्मॉल स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, और एमएसआई का मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। यानी कि स्मॉल स्केल पर आईसी में ट्रांजिस्टर का को इंटीग्रेट करने का शुरुआत हुआ, या फिर मीडियम स्केल पर, स्मॉल स्केल पर और क्या बोलते हैं, मीडियम स्केल पर आईसी पर ट्रांजिस्टर का इंटीग्रेशन का फीड, जो उसमें फीड करवाते थे, उसका शुरुआत हुआ। इस वाले टेक्नोलॉजी में हम लोग एक जो आईसी होता है उसमें 100,000 ट्रांजिस्टर को फीड करवा सकते थे। उसके बाद जो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है, उसी में इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है, इनपुट आउटपुट डिवाइस का प्रयोग जो है वो प्रचलित हुआ, ठीक है? इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड, मॉनिटर, इससे पहले इसका यूज नहीं होता था, लेकिन थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में इनपुट, ये सब याद रखिएगा, ठीक है? आपसे एमसीक्यू में सब लगवाएंगे। इनपुट आउटपुट डिवाइस का जो है वो जो इसका प्रयोग होने लगा थर्ड जनरेशन वाले कंप्यूटर्स में, जैसे कीबोर्ड और मॉनिटर। इसमें स्टोरेज के लिए, ठीक है, इसमें स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क का यूज होता था, ठीक है, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक। लेकिन यहाँ पर स्टोरेज में, स्टोरेज का जो कैपेसिटी था थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में, इसमें क्या हुआ, वृद्धि हुआ, बढ़ोतरी होगा, क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा, बढ़ोतरी तो होगा ही होगा। तो स्टोरेज में क्या हुआ, यहाँ पर मैग्नेटिक टेप और डिस्क का यूज करते थे, लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी में क्या हुआ, बढ़ोतरी हुआ। अब पहले की तुलना में हम ज़्यादा डेटा को, प्रोग्राम को यहाँ पर स्टोर करके रख सकते थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक जो है मेमोरी का, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जब हम लोग मेमोरी को पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि रैम क्या है, रोम क्या है। आप बस इतना जानिए कि रैम के कारण कंप्यूटर क्या होता है, स्पीड काम करता है। ये क्या करता है, जो प्रोसेस है उसको एक एक करके, जब कोई घर पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाए तो यहाँ एक कमरा है जिसमें से कोई आदमी बैठा हुआ है, ये क्या करेगा, आसानी से वो उसको प्रॉपर वे में लोगों को यहाँ से पास कराएगा। रैम भी वही काम करता है, भीड़ नहीं होने देता है, एक एक करके लोगों को सीपीयू तक पहुँचाता है। तो हम आगे देखेंगे इसके बारे में। लेकिन जब रैम का इंट्रोडक्शन हुआ तो उससे क्या हुआ, कंप्यूटर का स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो अब जो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था, इसमें स्पीड नैनो सेकेंड में मापा जाने लगा। किसके, नैनो सेकेंड में मापा जाने लगा। अब थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर जो था, इसको बिजनेस वाले, कमर्शियल और बिजनेस पर्पस के लिए तो यूज किया ही जाने लगा। अब हम लोग पर्सनल यूज में भी थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर यूज होने लगा। पर्सनल यूज कैसे, तो जैसे कि देखिए, पहले का जो कंप्यूटर था, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, तो वहाँ सेकेंड जनरेशन में बिजनेस इंडस्ट्री में यूज होने लगा। उससे पहले साइंटिफिक लेबोरेटरी वगैरह में यूज होता था। तो क्या हुआ, धीरे धीरे जो सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो थोड़ा आसान हुआ, लोगों के समझ में आने लगा, वो आसानी से कुछ लोगों तक पहुंच जाता था। तो कंप्यूटर को यूज करना लोगों तक को थोड़ा आसान हो गया। तो जो आम लोग हैं वह भी कंप्यूटर को यूज करना स्टार्ट कर दिए थर्ड जनरेशन तक। इसमें जो लैंग्वेज यूज हुआ दोस्तों, वह हाई लेवल लैंग्वेज है। कौन कौन सा लैंग्वेज, PL1, पास्कल और बेसिक, बेसिक लैंग्वेज है कंप्यूटर का। आपको केवल इसके बारे में पता होना चाहिए कि थर्ड जनरेशन में जो कंप्यूटर लैंग्वेज है, जैसे हाई लेवल लैंग्वेज है, कौन कौन सा लैंग्वेज यूज हुआ था। आपको याद रखना है PL1, पास्कल और बेसिक। ये जो पास्कल लैंग्वेज है, कंप्यूटर का जो लैंग्वेज है, जैसे कि अभी हम लोग का C++, C है, जावा है, तो इस तरह ये कंप्यूटर का लैंग्वेज है, जिसकी जानकारी अगर आपको होगी तो आप उस लैंग्वेज में कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, जो कि अभी एडवांसमेंट में है। तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप जावा पर प्रोग्रामिंग कीजिए, पास्कल के से प्रोग्राम बनाइए, कोबोल से प्रोग्राम बनाइए, एल्गोल से प्रोग्राम बनाइए, ऐसा आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा। आपसे केवल पूछेगा उस समय किस लैंग्वेज का यूज होता था। ये जो पास्कल लैंग्वेज था ना, तो आपको मैंने पहले ही बताया था, एक साइंटिस्ट थे ब्लेज पास्कल, जिन्होंने पास्कलिन, ठीक है, पास्कलिन जो है फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, जो आपको मैंने बताया था हिस्ट्री वाले कंप्यूटर के हिस्ट्री में, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर इन्होंने बनाया था ब्लेज पास्कल। तो इन्हीं के मेमोरी में
पास्कल लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज है एक, ठीक है, पास्कल लैंग्वेज का नाम रखा गया। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और एमसीक्यू करेंगे तो वहाँ भी हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम था ना, वो किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पर इंट्रोडक्शन हुआ? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। किस तरह का? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? तो यहाँ पर क्या होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में, कि कंप्यूटर को टाइम दे दिया जाता है, कि जैसे कि आपको 10 मिनट का टाइम इसके लिए दे दिए, ये काम आप कीजिए। 5 मिनट का टाइम में आप कैलकुलेट कीजिए। 6 मिनट के टाइम में आप रिकॉर्डिंग कीजिए। तो ये टाइम उसको दे दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है कि आपको क्या करना है, इतने टाइम में करना है। तो यहाँ पर 2 तरह का टाइमिंग होता है, वो आपसे पूछा नहीं जाएगा। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, उतना नहीं पूछा जाएगा, जिसमें कि हार्ड में क्या होता है, फिक्स टाइम रहता है, और जो सॉफ्ट होता है उसमें प्रायोरिटी बेस पर काम किया जाता है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन या फिर परिचय कब हुआ? थर्ड जनरेशन वाले कंप्यूटर में। ये आपको याद रखना है। देखिए, ये जो थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर था, इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का अलग-अलग जो है सेलिंग भी प्रारंभ हो गया था। मतलब हार्डवेयर जैसे कि कीबोर्ड है, मॉनिटर है, ठीक है? और सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्रामिंग करके कुछ लैंग्वेज को यूज़ करके, जो उस समय लैंग्वेज यूज़ हो रहा था कंप्यूटर का, उस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग से प्रोग्राम करके कुछ सॉफ्टवेयर बनाए जाते थे। उन सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में फीड कराया जाता होगा, और वो कंप्यूटर उस तरह से काम करता है। जैसे कि अभी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हमारे पास हैं, वो हम लोग सॉफ्टवेयर भी खरीद सकते हैं, हार्डवेयर तो खरीदते ही हैं। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का सेलिंग, जो बिक्री है, वो कब से प्रारंभ हुआ? आपको याद रखना है, वो प्रारंभ हुआ थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर से। आपको एक-एक बात को नोट भी कर लेना है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ ले लीजिएगा, एमसीक्यू करेंगे तो वहाँ से भी आपको हो जाएगा आसान। तो आपको पीडीएफ, एक-एक बात भी नोट कीजिए क्लास में, और पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद देखिए, थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर है, अगर इसके बारे में हम बात करें, तो वो था पीडीपी-8, पीडीपी-8, जिसे बनाया था डीईसी, डेक कंपनी ने, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन ने। और ये पीडीपी का जो फुल फॉर्म है, अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम्ड डाटा प्रोसेसर। क्या होता है? प्रोग्राम्ड डाटा प्रोसेसर। तो पीडीपी कहेगा, पीडीपी 8 जो कंप्यूटर था, जो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है, ये आपको याद रखना है। और फिर इसके बाद इसके बारे में आपको एक बात और याद रखना है, कि ये जो फर्स्ट कमर्शियल मिनी कंप्यूटर था। मिनी कंप्यूटर क्या होता है हम लोग देखेंगे, लेकिन आप ये समझिए कि जो फर्स्ट जनरेशन का जो मिनी कंप्यूटर है, वो कौन सा कंप्यूटर है? वो था पीडीपी 8, ठीक है, पीडीपी 8। और इसको बनाया कब गया था? 1965 में। जैसा कि हम जानते हैं, थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर है, उसका जो एरा है, वो शुरुआत हुआ था 64 से 75 तक गया था। तो 1965 में पीडीपी 8 जो है, डेक कंपनी, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया, यह थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था। इसी जनरेशन में जो है, आईबीएम 360 का भी क्या हुआ, बनाया गया था। आईबीएम के द्वारा 360 कंप्यूटर, आईबीएम 360 कंप्यूटर भी बनाया गया था। 360 का मतलब, जैसे कि 360 यानी कि 100% टोटल कंप्लीट, है ना? तो उन्होंने सोचा कि अब जो है, हम पूरा का पूरा एक कंप्लीट पैकेज हमारे पास है, ठीक है? मतलब स्टोरेज भी ज़्यादा होने लगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी यूज होने लगे, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का भी क्या हुआ, बिक्री शुरू हो गया, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज होने लगा, हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर समझने लगा। और हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए असेंबलर का यूज होता है, वो अलग होता है। यहाँ पर जो है, कमर्शियल और पर्सनल यूज के लिए भी कंप्यूटर मार्केट में आने लगे। स्पीड भी नैनो सेकेंड में, बहुत मतलब बहुत स्पीड है। रैम का यूज होने लगा, स्टोरेज भी बहुत थोड़ा ज़्यादा होने लगा। स्केल, जो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन में और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन पर क्या हुआ, चिप बनने लगे, ठीक है? चिप, जो इंटीग्रेटेड सर्किट है, वो बनने लगे। मतलब एक चिप पर, एक माइक्रो प्रोसेसर पर सैकड़ों हजारों ट्रांजिस्टर को फीड किया जाने लगा। तो इससे लगा कि अब जो है, यही लास्ट है जनरेशन। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है, लास्ट कभी नहीं होता है, फोर्थ जनरेशन आ गया। फोर्थ जनरेशन जो था दोस्तों, ठीक है, इसके बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पर फोर्थ जनरेशन का जो समय है, ये आपको याद रखना है, 1975 से 1989 तक। 1975 से 1989 तक। यहाँ पर सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर का यूज होना शुरू हुआ, ठीक है? अगर आपसे कोई पूछे कि जो फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है, उसमें माइक्रो प्रोसेसर, कौन से जनरेशन के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज होना शुरू हुआ, तो आपको बताना होगा फोर्थ जनरेशन। और माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है, एक माइक्रो प्रोसेसर पर लाखों करोड़ों, आपको बता दें, कि जो माइक्रो प्रोसेसर है, जिसमें कि इसमें लाखों करोड़ों चिप
या फिर सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट को हम उसमें फीड करवा सकते हैं। अब माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, इसमें लाखों करोड़ों इंटीग्रेटेड चिप है, तो ये क्या करेगा, एक साथ बहुत सारे जो सर्किटरी है, कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं, सबको एक साथ इलेक्ट्रिसिटी देगा। जल्दी-जल्दी देगा, तो वो क्या करेगा, जल्दी-जल्दी काम भी करेगा, समझ में आ रहा है ना? जल्दी-जल्दी वो काम करेगा और जल्दी-जल्दी काम करेगा, स्पीड बढ़ जाएगा। तो इसका स्पीड जो है अब 4th जनरेशन का कंप्यूटर का स्पीड पिको सेकंड में मापा जाने लगा। यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी आया इंटीग्रेटेड सर्किट में जो बनाने का जो टेक्नोलॉजी आया, वो एलएसआई, इससे पहले क्या था? एसएसआई और एमएसआई। तो ये याद रखना है आपको, एसएसआई मतलब स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, एमएसआई यानी मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, और माइक्रो प्रोसेसर जब 4th जनरेशन में आया तो इसमें लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का क्या हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ। इस टेक्नोलॉजी से अब चिप बनने लगा, और इसमें क्या होता है, इसमें लाखों करोड़ों चिप को एक साथ क्या कर किया जा सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक चिप पर बनाया जा सकता है, ये याद रखिएगा। लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक चिप पर बनाया जा सकता है, और चिप क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, ठीक है। अब इसमें जो होता है कि यहाँ पर स्टोरेज की जब बात करते हैं, देखिए स्पीड के बारे में तो पता चल गया, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर का जो यूज होने लगा, तो इससे क्या हुआ, अब डिवाइस जो है बहुत कॉम्पैक्ट हो जाएगा, इसका साइज बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि एक छोटे से चिप पर लाखों करोड़ों, तो उसका साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, साइज जो है जो कंप्यूटर का साइज बहुत छोटा हो गया। अब जो कंप्यूटर ऐसा हो गया कि हाथ में लेकर चलने लायक कंप्यूटर, मतलब पाम टॉप या फिर लैपटॉप जो है, वो सारे के सारे इस टाइप का पर्सनल कंप्यूटर ये बनने लगे 4th जनरेशन के कंप्यूटर में, ये सब आने लगे। यहाँ पर जो स्टोरेज का बात आता है, तो स्टोरेज जो है यहाँ पर सेमीकंडक्टर मेमोरी या फिर हार्ड डिस्क का जो प्रयोग हुआ, वो कब होने लगा स्टोरेज के रूप में, वो होने लगा 4th जनरेशन के कंप्यूटर में। ये जो हार्ड डिस्क है, इसको विंचेस्टर डिस्क भी कहा जाता है, आपको इसे याद रखना है। हार्ड डिस्क जो है विंचेस्टर डिस्क भी इसे कहा जाता है, याद रखिएगा। ये हार्ड डिस्क परमानेंट टाइप का मेमोरी है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। नॉन वोलाटाइल मेमोरी मतलब होता है कि अगर आपका, जैसे अभी हमारे लैपटॉप में लाइट चला जाए या फिर लैपटॉप अचानक से बंद हो जाए, जब इसको हम ऑन करेंगे तो क्या इसमें जितने भी स्टोर किया हुआ जो मेरा मटेरियल है, जो स्टोर किया हुआ जो डेटा है, मीडिया फाइल है या फिर जितने भी फाइल हैं, क्या वो खत्म हो जाएँगे या रहेंगे? तो वो रहेंगे। तो इस टाइप का जो स्टोरेज कैपेसिटी या फिर जो परमानेंट मेमोरी है, वो जो जिसका इंट्रोडक्शन हुआ, वो कब हुआ? 4th जनरेशन के कंप्यूटर में हुआ। यहाँ पर रैम का कैपेसिटी, जो रैम के बारे में हमने बताया था कि रैम का जो इंट्रोडक्शन कब होता है, तो उसके बारे में आपको कमेंट में बताना है किस जनरेशन में रैम का इंट्रोडक्शन हुआ, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब 4th जनरेशन के कंप्यूटर में जो है रैम का कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो स्पीड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पिको सेकंड में मतलब 10 टू द पावर -12 सेकंड में अब कंप्यूटर का स्पीड को मापा जाने लगा, तो बहुत ज़्यादा स्पीड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात आती है, वो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन 4th जनरेशन में होता है। 4th जनरेशन 4G, ठीक है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसमें क्या होता है, जैसे अभी हम एक ही टाइम पर मल्टीमीडिया, जो जैसे जिसे मल्टीमीडिया कहते हैं, एक ही टाइम पर हम क्या कर सकते हैं, कॉल लगा सकते हैं मोबाइल में, एक ही टाइम पर वीडियो कॉल कर सकते हैं, एक ही टाइम पर हम वहाँ गाना सुन सकते हैं, एक ही टाइम पर हम मूवी देख सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं एक ही टाइम पर कुछ। और लैपटॉप में क्या कर सकते हैं, एक ही टाइम पर इंटरनेट का टैब आपने खोल लिया है, एक ही टाइम पर रिकॉर्ड करने का टैब खोल लिया है, एक ही टाइम पर कुछ और वहाँ पर कर रहे हैं, एक ही टाइम पर प्रोग्राम कर रहे हैं। तो सब कुछ जो ये जो टाइम का शेयरिंग हो रहा है, इस टाइप का जो ऑपरेट करने वाला जो सिस्टम कंप्यूटर में आया, वो कब आया? वो आया आपका 4th जनरेशन के कंप्यूटर में। मल्टीमीडिया या फिर पैरेलल कंप्यूटिंग, जो ये पैरेलली जो हम लोग काम कर पा रहे हैं, वो कब आया? 4th जनरेशन में। इसी को हम लोग मल्टीटास्किंग कह सकते हैं। तो देखिए मल्टीटास्किंग के कारण जो है कंप्यूटर का जो यूज़ है, एक साथ कई टास्क को क्या कर सकता है? परफ़ॉर्म करवा सकता है, ठीक है? और माइक्रो प्रोसेसर ये तो हमने देख ही लिया था। उसके बाद देखिए, यहाँ पर जो 4th जनरेशन का कंप्यूटर यहाँ पर आया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये क्या है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस?
अभी देखिए, जब हमने फर्स्ट जनरेशन से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, तो उस समय हमने देखा था, उस टाइम पे हमने देखा था कि जो कंप्यूटर को केवल कुछ स्किल्ड लोग ही चला सकते हैं, जिन्होंने उसका इन्वेंट किया है, जिन्होंने उसको क्रिएट किया है, या फिर जब आगे बढ़ा तो कुछ मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट या फिर कोई ऐसा लोग जो उस लैंग्वेज को जानते हैं, जो उस हाई लेवल लैंग्वेज को जानते हैं, तो उस तरह के लोग ही उसको यूज़ कर पाते थे। जैसे-जैसे जनरेशन आगे बढ़ा कंप्यूटर का, वैसे-वैसे वो क्या हुआ, यूज़र फ्रेंडली हुआ, मार्केट में आया, कमर्शियल यूज़ में आने लगा। हार्ड डिस्क वो क्या होता है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के रूप में प्रचलन में आया, ठीक है? जो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर का बिक्री शुरू हो गया, तो लोग के पास जाना शुरू हो गया। अब 4th जनरेशन में क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफ़ेस। ये यूज़र फ्रेंडली बनाने में जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, इसको यूज़र फ्रेंडली बनाने में जिसका योगदान है, वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफ़ेस का है। जैसे कि आप अपने लैपटॉप को, अगर आप अपने कोई पेरेंट्स है आपका जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन 1-2 दिन अगर उसको समझा दें कि इसमें ये जो आपको आइकन दिख रहा है, ये इस काम के लिए, वीएलसी मीडिया प्लेयर, आप यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो देखने लगेगा, ठीक है? आप ये गूगल क्रोम में जाएँगे तो यहाँ से आप इंटरनेट चला सकते हैं। आप पीडीएफ खोलना चाहते हैं तो पीडीएफ खोल सकते हैं। आप टेलीग्राम का जो चैनल है उसको खोलेंगे तो यहाँ से आप चैनल को जॉइन कर सकते हैं। तो 1-2 दिन आप अगर उसको सिखा दें तो वो क्या करेंगे, आपके लैपटॉप को आपसे बिना पूछे यूज़ करना शुरू कर देंगे, ठीक है? वो समझ जाएँगे कि कैसे-कैसे इसको यूज़ करना है। तो वहाँ पर क्या है, जो यू इंटरफ़ेस पर यूज़र फ्रेंडली बनाया गया है, ग्राफ़िकली उसको दिखाया गया है कुछ आइकन्स के द्वारा। तो इसका शुरुआत कब हुआ? 4th जनरेशन के कंप्यूटर में, ठीक है? एमएस डॉस, एमएस विंडोज़ यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, एमएस डॉस जो है, ये डॉस कमांड वाला आप अगर पढ़े होंगे तो ठीक है, लेकिन यहाँ इतना जानिए कि एमएस डॉस, एमएस विंडोज़, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम का जो जब इंट्रोडक्शन हुआ, जो आया मार्केट में, ठीक है, कब आया? 4th जनरेशन के कंप्यूटर में। सी लैंग्वेज, जिससे इससे पहले हम लोगों ने देखा फोर्ट्रान, कोबोल, ठीक है? जो हाई लेवल लैंग्वेजेज़ थे, पास्कल था, बेसिक था, तो ये सब लैंग्वेज अगर आप सीखना चाहते हैं, तो आप जाकर सीखें, उसके लिए 6 महीना, साल भर लगेगा, यहाँ तो आप नहीं सीख सकते हैं, लेकिन आप केवल इतना जानें कि इस जनरेशन में इस लैंग्वेज का यूज़ हुआ। तो 4th जनरेशन में सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन हो गया। कौन-सा? 4th जनरेशन में सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन हो गया। दोस्तों, आपको एक बात, जो हाई स्पीड वाला, आप अगर जानते होंगे, तो हाई स्पीड से चलने वाला, जैसे कि ऑफ़िसेज़ वगैरह में यूज़ होता है, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, या फिर वैन, वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क जो है, इस टाइप का जो कंप्यूटर नेटवर्क है, लैन, वैन, ये सब का भी यूज़ या फिर इसका जो डेवलपमेंट हुआ, कब हुआ? 4th जनरेशन में हुआ। आपको याद रखना है, अगर नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में इसे लिख लीजिए, 4th जनरेशन में हुआ। उसके बाद 1981 में, ठीक है, 1981 में आप जानते हैं कि जो 4th जनरेशन का कंप्यूटर है, इसका टाइमिंग है, टाइम पीरियड कब से कब तक? तो 1975 से लेकर के 1989 तक, याद रहेगा? तो कहता है 1981 में आईबीएम, जो एक कंपनी है, आप जानते होंगे इसके बारे में अच्छे से, ठीक है? तो आईबीएम ने एक माइक्रो कंप्यूटर बनाया, ठीक है? माइक्रो कंप्यूटर 1981 में, ठीक है? आईबीएम ने माइक्रो कंप्यूटर को बनाया, जो कि पर्सनल कंप्यूटर के रूप में जाना जाने लगा, ठीक है? पर्सनल कंप्यूटर के रूप में जाना जाने लगा, जिसको अभी हम लोग यूज़ करते हैं, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, तो यही माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है, जो पर्सनल कंप्यूटर के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला कौन बनाया था? 1981 में आईबीएम ने बनाया था, 4th जनरेशन वाले कंप्यूटर इसे कहा जाता है, 4th जनरेशन वाले समय में, ठीक है? और अगर इस समय के कुछ कंप्यूटर्स के बारे में बात करें, तो आईबीएम 4341, एप्पल डेक, यानी कि जो इसके बारे में हमने पहले भी बताया था, ठीक है? डेक 10, एप्पल पीसी, ये सब का जो विकास हुआ, या फिर ये सब जो बनाए गए 4th जनरेशन वाले कंप्यूटर में, ठीक है? और देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज का जो क्या होता है कि स्टैंडर्डाइज़ेशन यहाँ पर किया गया। जैसे किसी प्रोग्राम को सभी कंप्यूटर में, किसी भी कंप्यूटर में किसी भी प्रोग्राम को चलाया जा सकता है, हाई लेवल इस तरह का लैंग्वेज का यहाँ पर शुरुआत हुआ। तो आप लोगों ने यहाँ से क्या देखा? 4th जनरेशन के कंप्यूटर में, एक बार देखिए, 4th जनरेशन के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होने लगा। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 है, जो कि इंटेल ने बनाया। एलएसआई, वीएलएसआई टेक्नोलॉजी का यूज़ 4th जनरेशन में। इसमें स्पीड जो है पिको सेकंड में मापा जाने लगा। स्टोरेज जो है सेमीकंडक्टर मेमोरी, ठीक है? हार्ड डिस्क, विंचेस्टर डिस्क जिसे कहा जाता है, परमानेंट और नॉन वोलेटाइल टाइप मेमोरी है ये, ठीक है? इसमें स्टोरेज बहुत ज़्यादा होने लगा, ठीक है? स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा होने लगा। उसके बाद रैम का कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से स्पीड भी बहुत ज़्यादा हो गया, जो पिको सेकंड में हमने देखा। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम 4th जनरेशन में आया। मल्टीमीडिया पैरेलल कंप्यूटिंग का भी
इंट्रोडक्शन हुआ, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यहाँ पर इंट्रोडक्शन हुआ, इसके बारे में हमने बात किया। एमएस विंडोज, एमएस डॉस, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पर यूज होने लगा, ठीक है। सी लैंग्वेज इसी फोर्थ जनरेशन में आया। 1981 में आईबीएम के द्वारा माइक्रो कंप्यूटर जो पर्सनल कंप्यूटर है उसको बनाया गया। तो ये इस यहाँ तक हम लोगों ने देखा, ठीक है। वीएलएसआई एसआई के बारे में तो आपने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर, तो जो फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर है इसमें इसमें भी माइक्रो प्रोसेसर ही यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो माइक्रो प्रोसेसर यूज हो रहा है ना, वो इस टाइप का माइक्रो प्रोसेसर है कि इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर बनाने का जो टेक्नोलॉजी है वहाँ पर यूएलएसआई, जिसे कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहा गया। अल्ट्रा लार्ज, ये फिफ्थ जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पर चिप बनाने का शुरुआत हो गया, मतलब, और या फिर इसको कहते हैं एसएलएसआई को सुपर लार्ज, ठीक है। सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इस स्केल पर जो है एक माइक्रो प्रोसेसर पर, ठीक है, इस स्केल पर एक माइक्रो प्रोसेसर पर करोड़ों, ठीक है, करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक चिप पर, एक प्रोसेसर पर बनाए जा सकते हैं, ठीक है, एक माइक्रो प्रोसेसर पर बनाए जा सकते हैं। अब अगर करोड़ों चिप, करोड़ों जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर ट्रांजिस्टर अगर इस पर लगा हुआ है, आईसीज लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा, एक समय पर बहुत सारे क्या बोलते हैं कि डिवाइसेस को, जो काम करता है, अलग अलग ग्राफिक कार्ड है, ठीक है, वहाँ पर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, तो सबको क्या करेगा, एक टाइम पर ये क्या कर सकता है, उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिसिटी, और वो सारा एक समय पर बहुत अच्छे से प्रॉपरली वर्क करेगा। इस तरह से क्या होता है, जैसे कि अभी अभी क्या होता है, आप लोग प्रोसेसर देखते होंगे, क्वाड कोर है ना, ओक्टा कोर, मतलब एक ही प्रोसेसर पर 8 प्रोसेसर, ठीक है, एक ही चिप पर। तो उस तरह से कितना स्पीड इसका बढ़ गया है। और जो फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर है, ठीक है, जो फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर है, इसमें यूएलएसआई एसएलएसआई का यूज होने लगा, ठीक है। लैपटॉप, स्मार्टफोन, या फिर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर पर्सनल कंप्यूटर, पीसी, इस तरह का, ये सारे के सारे किसके लिए हैं, फिफ्थ जनरेशन वाले कंप्यूटर हैं। यहाँ पर स्टोरेज में जो भंडारण जो है, जो यूज होने लगा भंडारण के लिए, जो डाटा या फिर सॉफ्टवेयर को आपका यूज करने, स्टोर करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट या फिर डिवाइस यूज होता है, ऑप्टिकल डिस्क, जैसे कि सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, तो ये आप लोगों ने देखा होगा, सीडी, डीवीडी, ब्लू। और जो इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है, ये जो डिवाइस है, इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है, ये बहुत हाई है, इसका स्टोरेज कैपेसिटी, या फिर यह कह सकते हैं कि इसका जो भंडारण क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, स्टोरेज भी आप तो देख भी रहे हैं, अब तो फिफ्थ जनरेशन का बात कर रहे हैं, तो इसको आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहीं पर इसी फिफ्थ जनरेशन में इंटरनेट, ईमेल, डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट वर्ल्ड वाइड वेब का भी विकास फिफ्थ जनरेशन में ही हुआ, मतलब 1989 से 1989 से अब तक फिफ्थ जनरेशन चलते आ रहा है। लेकिन इंटरनेट वगैरह का यूज तो भारत में 1989 से नहीं हो रहा है, 95 से हो रहा है, 95 से। तो हम तो इंडिया में रहते हैं, तो यहाँ का इंटरनेट तो बहुत दिन बाद हुआ, अभी अभी जाकर 4G वगैरह यूज हो रहा है। तो इंटरनेट, ईमेल, वर्ल्ड जो डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट वेबसाइट टाइप से है, उसका विकास जो हुआ फिफ्थ जनरेशन वाले समय में हुआ। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन हाईवे, इसका जो जो क्या बोलते हैं कि इस टाइप का जो विकास हुआ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जी, इस कॉन्सेप्ट का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन हाईवे का जो कॉन्सेप्ट आया, वो कब आया, फिफ्थ जनरेशन में। जो इंफॉर्मेशन हाईवे है, जैसे कि अभी एक टाइम पर हम घर बैठे आपके साथ क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, या फिर हम घर बैठे अगर हम किसी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर वहाँ के लिए हम वहाँ के लैपटॉप, वहाँ के सिस्टम में यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को, अपने इन्फॉर्मेशन को भेज सकते हैं। तो आप किसी रोड पर अगर क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन आपका हो रहा है, तो वो हाईवे है। और अगर किसी मेथड से आप इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली वेव्स के द्वारा, ठीक है, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मतलब विद इन सेकेंड्स, या फिर सेकेंड के भी लाखों, अरबों, करोड़ों गुना कम टाइम में आप इन्फॉर्मेशन को भेज पा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन हाईवे है। ये क्या है, यह एक इन्फॉर्मेशन हाईवे बनाता है। और इसका भी जो कॉन्सेप्ट आया, कब आया, फिफ्थ जनरेशन में आया। फिफ्थ जनरेशन में आपने देखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप देख रहे हैं, रोबोटिक्स है, स्पीच रिकॉग्निशन है। स्पीच रिकॉग्निशन के बारे में आपको क्या बताएं, आप देखते होंगे हेलो एलेक्सा, हेलो कोर्टेका, है ना। तो अलग अलग टाइप का जो स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम है आपके लैपटॉप, आपके मोबाइल में है
है ना? गूगल में भी है, हेलो गूगल, तो वो क्या है? एक स्पीच रिकॉग्निशन है। आप उसको कुछ बोलते हैं, बिना लिखे वहाँ पर टाइप हो जाता है। तो जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, जो कृत्रिम ज्ञान क्षमता कहलाता है, यानी कि इसका मतलब होता है कि कृत्रिम रूप से मानव की तरह जो दिमाग है, वो मशीन में फ़ीड करवा दिया जाए, ठीक है? जैसे कि अगर आप एयरपोर्ट पर जा रहे हैं, तो आप जै या फिर क क किसी लिफ्ट में जाएँगे तो आपके जान खड़ा होते ही वो गेट खुल जाता है। या फिर कहीं पर आप कोई नल है और टैप में पानी लेने के लिए हाथ जैसे ही आगे बढ़ाएँ, हाथ उसके पास गया, बिना आपके नल खोले ही पानी चलने लगता है। तो ये सब क्या है? आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है। आप किसी सीढ़ी वो जो स्टेयर होता है, जो जिसको चल सोपान कहते हैं, ठीक है? उस पर आप जैसे ही आप जाकर खड़े होते हैं, आपको वो क्या करता है, बिना चले आपको पहुँचा देता है। तो ये सब आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स जो है, ये सब का जो है इन्वेंशन इसी समय हुआ है, 5th जनरेशन के समय में, ठीक है? अब इस तरह का भी कंप्यूटर मतलब बनाने का पर काम चल रहा है कि वो आपके कहे बिना, ठीक है? मतलब आपके कहे बिना वो जिस तरह का माहौल चल रहा है, उसके अनुसार वो क्या करे, निर्णय ले सके। मतलब एक बार उसको आप जिस तरह का कमांड दे दिए हैं, तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। वो जैसा सिचुएशन होगा, उसके हिसाब से आपको क्या करेगा, काम करवाएगा। जैसे कि आपको एक अलार्म लगा दिए, ठीक है? कि 7 बजे हमें खाना खाना है। तो कंप्यूटर या रोबोटिक्स वाला टाइम है, वो क्या करेगा, 7 बजे आपको खाना खाने के लिए कहने लगेगा। किसी तरह से आप जैसे ही उस समय पर मोबाइल या लैपटॉप खोलेंगे, तो कहेगा अभी आपका खाने का टाइम है, आपको मैं कुछ नहीं करने दूँगा। तो इस टाइप का आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस पर काम चल रहा है। जो मेमोरी इस समय यूज़ हो रहा है, जिसको मैग्नेटिक बबल मेमोरी कहा जाता है, पोर्टेबल पीसी, डेस्कटॉप पीसी, ये सब जो है 5th जनरेशन के कंप्यूटर के समय ही यहाँ पर क्या हुआ, यूज़ होना शुरू हुआ, या फिर इसका क्या हुआ, विकास हुआ। जो हम लोग पोर्टेबल पीसी, जो लैपटॉप है, इसको लेकर जाते हैं यहाँ से वहाँ, तो क्या हो रहा है कि ये 5th जनरेशन में आ गया, ठीक है? और मैग्नेटिक बबल मेमोरी का जो यूज़ हो रहा है, इसके कारण जो है स्टोरेज कैपेसिटी में बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ है, ठीक है? बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ है। और जो पोर्टेबल या फिर डेस्कटॉप पीसी है, तो इसके कारण जो है कंप्यूटर आज आज के समय में जो है, कंप्यूटर कौन से क्षेत्र में कंप्यूटर का यूज़ नहीं हो रहा है, इसके कारण पोर्टेबल पीसी और डेस्कटॉप पीसी, पर्सनल यूज़ वाला जो कंप्यूटर है, हर एक घर में आज कंप्यूटर है, मोबाइल है, ठीक है? तो ये क्या है, ये समय को कहा जाता है। या फिर आप कोई भी काम कर लीजिए, आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऑनलाइन फंड ट्रांज़ैक्ट कर पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिकली कोई भी काम कर पा रहे हैं, ऑनलाइन कुछ भी करते हैं, टिकट को रिज़र्व करवाते हैं, तो ये सब का एप्लीकेशन हमने पहले ही इसके पहले क्लास में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में देख लिया है। तो आप वहाँ जाकर देखें, तो अभी कंप्यूटर का यूज़ जो है, हर एक फ़ील्ड में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है? और ये किस कारण से हो पाया? तो जो जितना एडवांसमेंट, जितना डेवलपमेंट कंप्यूटर के फ़ील्ड में, माइक्रो प्रोसेसर, इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, तो कैसे-कैसे हार्डवेयर के आधार पर, स्टोरेज के आधार पर, वहाँ पर किस टाइप का इन्वेंशन हुआ, कौन से कंप्यूटर बने, तो इसके आधार पर हमने पाँचों जनरेशन के कंप्यूटर को देखा। यहाँ पर आईबीएम नोटबुक, पेंटियम, सुपर कंप्यूटर, ये सब जो है 5th जनरेशन के कंप्यूटर में आते हैं। आपको एक बात बता दें कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट है, इसको चिप्स क्यों कहा जाता है? इंटीग्रेटेड सर्किट को चिप्स इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि आलू के चिप्स के आकार के होने के कारण इंटीग्रेटेड सर्किट को चिप का नाम दिया गया है। तो यह आपको याद रखना है। यहाँ पर नोट में हमने लिख भी दिया है। तो दोस्तों, पाँचों जनरेशन को हम लोगों ने खत्म किया। इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर देखेंगे। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर देखेंगे, जिसमें कि हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन-कौन सा कंप्यूटर, जो जैसे कि एनालॉग कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर है, हाइब्रिड कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, पाम टॉप, लैपटॉप, इन सब के बारे में अच्छे से थोड़ी जानकारी एक क्लास में लेंगे। उसके बाद हम लोग एमसीक्यू लेकर आएँगे। जितने भी एग्ज़ाम, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, हमसे वो क्वेश्चंस बनने चाहिए। उसके बाद एमसीक्यू के बाद आपका तैयारी पूरा हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ठीक है? और बेल आइकन को इसीलिए भी दबाएँ, क्योंकि हमारे चैनल पर आपके लिए कंटेंट क्वालिटी लेकर आया जाएगा, और भी बहुत सारे कोर्सेज़ पर काम चल रहा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट करने से हमें ताकत मिलेगी, ताकि आपके लिए ऐसे ही निस्वार्थ भाव से काम करते रहें।
और काम करने के लिए तो दोस्तों एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो आप एनर्जी हमें कैसे देंगे, आप बखूबी जानते हैं, आप एक मैच्योर पर्सन हैं। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नए क्लास में, जिसमें कि हमने बताया कौन-कौन सी चीज़ हमको पढ़ने हैं, उसके बाद एमसीक्यू करेंगे। तो आप पढ़ाई कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।